डर लग रहा है टिकट को लेकर के? 2027 अब बहुत नजदीक है। नहीं, डर इसलिए नहीं लग रहा, कोई राजनीति हमारा पेशा तो है नहीं। अखिलेश यादव अपना चुनावी अभियान पश्चिमी यूपी से शुरू कर। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को ऐसे प्रयास करने चाहिए। हमारी पार्टी भी कर रही है और अखिलेश जी भी अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जहां तक पश्चिम के बारे में मैं जानता हूं, उनकी दाल गल नहीं पाएगी। मायावती जी अपने कार्यकाल के आखिरी में वहां गई, उन्होंने अम्बेडकर पार्क का उद्घाटन किया और उसके बाद फिर सत्ता से बाहर। तो क्या गुर्जर कंसोलिडेशन से उस इलाके में सियासत समाजवादी पार्टी की उभरेगी, या ये कंसोलिडेशन होगा ही नहीं, केवल कागजों पर? तो मुझे नहीं लगता कि गुर्जर कम्युनिटी किसी भी रूप में समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी। बहुत ऐसे वोट मुझे गुर्जरों का मिलता है। ग्रेटर नोएडा के अंदर कोई डूब रहा हो और उसको पहुंचाने के लिए वहां एसडीआरएफ एनडीआरएफ पहुंचे भी और पहुंच के मदद न कर पाए। दरअसल लोकतंत्र की परिभाषा को नौकरशाह समझ नहीं पा रहे। तो अब युवराज तो चला गया, लेकिन जो कमियां थी वो सब सामने आ गई। प्राधिकरणों का जो स्ट्रक्चर है वो सब पुरानी सरकारों की देन है। ऐसे लोगों की वहाँ भर्तियां हो गई जिन्होंने उसे लूट का अड्डा बनाया। और लोग अब भी कहते हैं कि जो रंगदारी वसूली अपराध करने वाला माफिया था, खासतौर पर एनसीआर के उस जोन का, वो दरअसल वो सिस्टम का हिस्सा बन गया। देखिए, ये बात मुझे कहनी तो ऑफ द रिकॉर्ड चाहिए, मेरी बात से बवाल भी मच सकता है, लेकिन मैं सच्चाई को छिपाता नहीं। 2017 में 23,000 वोट से जीता था, दोबारा जनता ने 60,000 वोट से जिताया। आपके टिकट मिला तो 1.5 लाख वोट से जीतूंगा। आपकी भी तमन्ना है कि आपको भी मौका मिले ताकि आप और बड़े कैनवास पे इसको तैयार कर पाए? देखिए, मंत्री कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं होता है। मेरी तो इच्छा है कि मैं क्षेत्र में ही रहूं, विधायक ही रहूं और लोगों की सेवा करूं। कौन सी ऐसी कसक अभी रह गई जो धीरेन्द्र सिंह ये सोचते हैं कि थोड़ा और मौका मिलता इस टेन्योर की बात? हमारे प्राधिकरणों को हेल्थ को भी अपने हाथ में लेना चाहिए, प्रदेश सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे प्राधिकरणों को एजुकेशन को अपने हाथ में लेना चाहिए। ये सरकार की पहली प्राथमिकताएं होती हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। हमारे आज के मेहमान न सिर्फ विधायक हैं बल्कि किसान नेता भी। लगातार संघर्ष का एक लंबा दौर उनके जीवन में रहा और धीरे धीरे वो सियासत के अंदर आए। किस तरीके से सियासत में आगे बढ़े, पहले विपक्ष की राजनीति और फिर सत्ता की राजनीति, और आज अपने इलाकों में खासतौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर करोड़ों के प्रोजेक्ट्स ले जाकर के वो चर्चा का विषय बने। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के पश्चिम की सियासत इस वक्त गर्म है। अखिलेश यादव अपना चुनावी अभियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू कर रहे हैं और चूंकि अब 2027 के चुनाव का एक तरीके से कहें आगाज हो चुका है, सभी सियासी पार्टियां अपने अपने पाले खींच रही है, अपने अपने सियासी जो तर्कस हैं उनमें तीर भर रही है। बीजेपी की भी क्या तैयारी है, इस पर भी उनसे हम राय जानेंगे, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह जी हैं। धीरेन्द्र जी, स्वागत है आपका। ये जो परिचय मैंने आपका दिया कि आप किसान नेता थे, किसान आंदोलन का बड़ा हिस्सा रहे, फिर आप राजनीति में आए और अब 2 बार से लगातार आप विधायक हैं जेवर की विधानसभा से। मैं सवाल विपक्ष से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि विपक्ष की सियासत के नाते ही इस वक्त पश्चिम थोड़ा गर्म है। अखिलेश यादव अपना चुनावी अभियान पश्चिमी यूपी से शुरू कर और खासतौर पर आप सब लोगों के प्रभाव वाले इलाके से शुरू कर। ये कहा जा रहा है कि कुछ गुर्जर, यादव, मुस्लिम, दलित, इनको एक साथ इकट्ठा करके वो कोई सियासी, जो पीडीए कहते हैं, उसका ब्रैकेट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जब समाजवादी की सरकार थी उस वक्त ग्रेटर नोएडा और नोएडा से हमारे बहुत सारे उद्योग धंधे पलायन कर गए थे, क्योंकि गुंडागर्दी बहुत होती थी। और अगर आज समाजवादी पार्टी के लोग नोएडा से इसका आगाज कर रहे हैं अपनी रैली का, तो मैं समझता हूं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नोएडा में ऐसे शहरी लोग रहते हैं जो शांति पसंद हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो लॉ एंड ऑर्डर का एक नमूना प्रस्तुत किया है, नोएडा में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है, तो वहाँ जो भी संगठित अपराध था
उसकी कमर तोड़ी गई। इसी की वजह से आज इतना भारी इन्वेस्टमेंट, जिसमें विदेशी इन्वेस्ट भी है, वो नोएडा और जेवर में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था की वजह से। तो लोग उन पुराने दिनों में नहीं जाया करेंगे जब सड़कों पर तांडव होता था, इंडस्ट्रीज से वसूली होती थी, संगठित माफिया वहाँ एक्टिव थे। तो मैं समझता हूँ कि वो इसलिए भी नोएडा को चुना होगा रैली करने के लिए, क्योंकि नोएडा मीडिया का हब है, तो उन्हें अच्छी पब्लिसिटी मिले। लेकिन इन लोगों के पास अगर हम विकास की बात करें तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, क्योंकि योगी जी के समय में विशेषकर पश्चिम क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास हुआ। वो हम हाईवेज की नज़र से देखें, देखिए इतना बड़ा एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिम में बन रहा है। एक बहुत विश्व स्तरीय फिल्म सिटी पश्चिम में बन रही है। उत्तर भारत का पहली सेमीकंडक्टर इकाई 21 तारीख को प्रधानमंत्री वर्चुअल उसे उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी भी मौजूद रहेंगे। तो ये जो सौगात मिली है पश्चिम को, ये निश्चित तौर से उत्तर भारत के नौजवानों के भविष्य के लिए एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर रोजगार भी मिलेंगे लोगों को, खुशहाली भी आएगी। मैं देखता हूं कि 2017 के बाद से जमीनों के रेटों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, मुआवजा बढ़ा है, तो किसान का जीवन स्तर भी काफी उन्नति की तरफ है और आम आदमी को भी रोजगार के बहुत अवसर मिल रहे हैं। नहीं, पर एक एक चीज तो ये बताइए ना, पहले तो नोएडा आमतौर पर मुख्यमंत्री तो जाते ही नहीं थे पहले नोएडा। आपको याद होगा वीर बहादुर सिंह के बाद एक ऐसा सिलसिला बन गया कि मुख्यमंत्री नोएडा जाने से बचते रहे। दो नोएडा आर्थिक राजधानी थी, आर्थिक तौर पर काफी ग्रोथ था वहां पर, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जाते थे। और जो कहते थे जो गया वो वापस नहीं लौटा। मायावती जी अपने कार्यकाल के आखिरी में वहां गई, उन्होंने अंबेडकर पार्क का उद्घाटन किया और उसके बाद फिर वो सत्ता से बाहर हो। अखिलेश यादव नहीं गए इसलिए क्योंकि इस बात को लेकर के एक मानसिक दबाव था। योगी आदित्यनाथ वहां गए, पर अब जब अखिलेश सत्ता में नहीं है तो सत्ता की चाबी लगाने के लिए वो नोएडा से ही शुरुआत कर। देखिए, ये तो उनका सोचना है कि वो नोएडा से क्यों शुरुआत कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, क्योंकि नोएडा मीडिया का हब है, तो उन्हें पूरे देश में रैली करने से पब्लिसिटी मिलेगी और हमारे प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है, बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां वहाँ हैं, तो वो एक संदेश देना चाह रहे होंगे मीडिया के माध्यम से कि हम जो है सरकार का विरोध या उसकी नीतियों का विरोध करें नोएडा में, जिससे हमें कवरेज मिले। तो ये उनका विवेक है। इस विषय में मैं वो क्या सोच रहे हैं इसके बारे पर ये में कह क्या रहे हैं लोग बताऊं। कि ये जातिगत इक्वेशंस हैं जिनके नाते ऐसा हो रहा है। मैं जो बात कह रहा था पीडीए की, कि मतलब वो गुजर जाति खासतौर पर वहाँ काफी प्रभाव रखती है उस इलाके में। तो जैसे वो पहले बीएसपी का वोटर रही, फिर बीजेपी के साथ भी आई कुछ हद तक, लेकिन समाजवादी पार्टी उस पर निगाह रखे। और उनका मानना है कि लोकसभा के चुनाव में बड़े पैमाने पर उस समूह से उनको वोट मिला, तो उसको, मुस्लिम वोट को, इन सबको जोड़ करके, या जो लोग भी सरकार से नाराज हैं उनको जोड़ करके, वो कहते हैं ना पीडीए को, मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के अलावा वो कहते हैं कि जो अपमानित है, जो पीड़ित है, जो दुखी है, तो उसको भी जोड़ने की बात कह रहे हैं वो। तो क्या गुजर कंसोलिडेशन से उस इलाके में सियासत समाजवादी पार्टी की उभरेगी, या ये कंसोलिडेशन होगा ही नहीं, केवल कागजों पर? 2024 की अगर हम बात करें तो गुजरों के गांवों में तकरीबन 70 से 80% वोट बीजेपी को मिला था। तो ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जो गुजर कम्युनिटी है वो बीजेपी के साथ है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी। पहले वहाँ गुंडागर्दी होती थी, पलायन कर गए थे उद्योग धंधे, जिससे लोगों के रोजगार पर असर पड़ा। आज लोगों को, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के भी अवसर हैं। और गुजर तो राष्ट्रभक्त कौम रही है। ऐसे लोगों के साथ जो जातियों में बांट रहे हैं प्रदेश को, पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि गुजर कम्युनिटी किसी भी रूप में समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी। हो सकता है जो महत्वाकांक्षा, जो नेता समाजवादी पार्टी में है,
उन लोगों ने इस रैली का आयोजन कराया हो, क्योंकि मेरी विधानसभा में भी 50,000 के आसपास गुर्जर कम्युनिटी के लोग हैं और गुर्जर कैंडिडेट भी खड़े होते हैं, लेकिन बहुत आय से वोट मुझे गुर्जरों का मिलता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि गुर्जर कम्युनिटी समाजवादी पार्टी में किसी और पार्टी में जाएगी। पर जब अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हैं कि जब बीजेपी के लोग कि भाई आप जातिवाद कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि फिर तो यूनिवर्सिटीज में जातिवाद का मुद्दा यानी यूजीसी का मुद्दा ला करके बीजेपी ने असल में जातियों को लड़ाने की कोशिश की, क्योंकि जेनजी जो है वो जैसे बांग्लादेश में नेपाल में जागरूक हो रहा था बेरोजगारी के महंगाई के मुद्दे पर, बीजेपी को लग रहा था कि ऐसा ना हो, इसलिए उसने जातिवाद का जहर यूनिवर्सिटीज में झोंकने के लिए यूजीसी का मुद्दा ला दिया। वो तो आप पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, उनका कहना गलत है, क्योंकि उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, उस कमेटी में दिग्विजय सिंह जी का ये एक प्रयास था कि इस तरीके से कर दिया जाए। आप अगर उस रिपोर्ट को उठाकर देखेंगे जो संसद के बाद समिति को चली गई थी, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से सड़कों पर आंदोलन हुए और जनभावनाएं सामने आई हैं, तो इसमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकलेगा जिससे हमारे देश में जातीयता ना बढ़े। पर मैं वही बात कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, जब जैसे आपने कहा कि भाई गुजर लोकसभा में उन्होंने आपको वोट किया, विधानसभा के चुनाव में वो उनसे वोट की अपेक्षा कर रहे हैं, जो उनकी पार्टी के भी नेता हैं, वो चाहे उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं या अतुल प्रधान हैं, ये तमाम सारे जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि गुजर वोट बैंक को बीजेपी से इतर समाजवादी पार्टी के साथ जो जाए। मुझे लगता है शायद, या फिर कमजोर सीटों पर जो काम बीजेपी करती है कि अपने कमजोर सीटों पर काम करती है। आपको भी आशा से पिछले 2-3 चुनाव से लगातार वहां पर समाजवादी पार्टी हार रही थी और बुरी तरह हार रही थी, तो उनको भी लगता होगा कि शायद सत्ता में लौटने के लिए ये रास्ता बेहतर है, अगर इसमें हम कुछ निकाल पाए, कुछ फसल उगा पाए वोट की, तो आगे अगले चरणों की शुरुआत तो चुनाव की अक्सर दर से ही होती है। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को ऐसे प्रयास करने चाहिए। हमारी पार्टी भी कर रही है और अखिलेश जी भी अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जहां तक पश्चिम के बारे में मैं जानता हूं, उनकी दाल गल नहीं पाएगी। पश्चिम में संगठित अपराध होते थे तत्कालीन सरकारों के समय में, आज आदमी बड़े सकून में। किसानों को ठंडी रातों में पूस की खेतों पर इसलिए सोना पड़ता था कि उनकी मोटर इंजन चोरी ना हो जाए, आज लोग सकून में। मैं नहीं समझता कि जब आदमी सकून से और उन्हें अच्छे साधन मिल रहे हैं अपने जीवन यापन के, वो बीजेपी से इतर जाकर कोई और रास्ता अपनाएंगे। उनका प्रयास है, वो कोशिश कर लें, लेकिन मैं समझता हूं कि पश्चिम में जो उनकी स्थिति पिछले चुनाव में रही है, उससे आगे बढ़ नहीं पाए। अच्छा, आपके इलाकों में किसानों की अपनी बड़ी समस्याएं भी रहती हैं, काफी चैलेंजेस भी रहते हैं, मसलन जैसे आपने भूमि अधिग्रहण की बात की, चूंकि योजनाएं आएंगी, बड़ी इंडस्ट्री आएगी, एयरपोर्ट आएगा, सड़क आएगी, सारी चीजें, जो बहुत सारी चीजें अब जमीन पर आ गई, तो किसानों के मुआवजे का मुद्दा आता है। किसानों के जैसे उस इलाके में पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना भी एक बड़ा मुद्दा रहता है। इस तरह के मुद्दों को कैसे एड्रेस करते हैं आप लोग, क्योंकि ये एक चैलेंज बना रहता है। और अक्सर मैं देखता हूँ नोएडा में तो किसान यूनियन, दूसरे किसान संगठन, वो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी के बाहर तख्तियां लेकर के प्रदर्शन करते रहते हैं। तो पिछली सरकार भी ये नहीं कर पाई, और पर ये सरकार भी उसको क्यों नहीं रिजॉल्व कर पा रही है? बार बार कमेटीज बनी, कई बार चर्चा हुई। जब हमारी सरकार आई थी, तो जहां तक मैं प्राधिकरणों की बात करूं, पहले सीएजी के ऑडिट नहीं होते थे। मुख्यमंत्री ने आते ही सीएजी ऑडिट के लिए परमिशन दी। जब उनके ऑडिट कराए गए प्राधिकरणों के, तो तकरीबन 50,000 करोड़ का घोटाला नोएडा में, 30,000 करोड़ का ग्रेटर नोएडा में। तो ये जो लूटपाट मचा करती थी, और जितनी भी समस्याएं आज किसान 10% की मांग कर रहे हों, आबादी बैकलीज की कर रहे हों, वो सब उसी भ्रष्टाचार की देन है। और इस विषय में मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से संज्ञानित है कि किसानों की क्या समस्याएं हैं। उसका उदाहरण मैं आपको दे दूं। मैं जब विधायक बना 2017 में, तो 1800 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा था।
हमने सीधा किसानों को बिना किसी बीच के व्यक्ति के मुख्यमंत्री से मिलवाया और उनकी सारी समस्याओं को रखा गया। तो मुआवजा 1800 से 2300 हुआ प्रथम चरण एयरपोर्ट में, क्योंकि ये वही तो जमीन थी जहाँ गोलियां चलती थी 2 इंच के लिए। भट्टा पारसोल वही है। दोबारा जब किसानों से हम लोग मिले, हमने बताया कि देखिए एयरपोर्ट की घोषणा से काफी जमीन के रेट बढ़ गए, तो जो मुआवजा वृद्धि आपने की थी वो नाकाफी है। फिर उन्होंने 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर बढ़ाए और तीसरे और चौथे चरण में भी किसान मुख्यमंत्री से मिले तो एक साथ 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर का इजाफा हुआ। जो मुआवजा 2017 में 1800 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, वो 2023 में 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गया। तो लोग ये कहते हैं कि जेवर के विधायक तो अपने किसानों को ले आके मिला देते हैं, पर आसपास की विधानसभा के विधायक अपने किसानों को ले आके नहीं मिला पाते। तो जेवर के विधायक किसानों का तो फायदा हो जाता है, पर आसपास की विधानसभा के जो किसान हैं उनको वो वाला फायदा नहीं मिल पाता। मैं आपके माध्यम से उन किसानों से कहना चाहता हूँ, अच्छे दिन उनके आने वाले हैं। बहुत जल्दी हम पूरे क्षेत्र का, ग्रेटर नोएडा, नोएडा का मुआवजा बढ़वाने जा रहे हैं। इस विषय में हमारी कई बैठकें संबंधित अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से हो चुकी हैं। हमने पूरा प्रस्तुतिकरण पश्चिम के किसानों के पक्ष में मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है कि एनसीआर में किस तरीके से बाजार मूल्य बढ़े हैं जमीनों के, उसके अनुरूप किसान को मुआवजा नहीं मिल रहा और मुख्यमंत्री जी इस चीज को समझ चुके हैं, वो निर्देश दे चुके हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है। सर्किल रेट भी बढ़ेंगे, मुआवजा भी बढ़ेगा, आबादी के इशूज हैं वो भी। इन सारी चीज़ों को सॉल्व कराने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और शीघ्र ही उसकी घोषणा भी होगी। पर एक चीज जो देखने को मिलती है, खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना विकास अथॉरिटी, ऑफिसर जो वहाँ पोस्ट होते हैं वो 3-3, 4-4 साल उस एक पोस्टिंग पर रह जाते हैं, और फिर जब दिखाई पड़ता है कि क्या कुछ गुजर गया, जैसे अभी आपने देखा ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ, एक युवक जो है वो घंटों पानी के अंदर रहा और पुकारता रहा, चीख पुकार उसकी चलती रही और कोई मदद करने नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसी जगह पर अगर हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर न डेवलप कर पाए कि आग लगे और फायर ब्रिगेड इमीडिएट विद इन टाइम लिमिट पहुंच जाए और मदद करे, वहां पर ग्रेटर नोएडा के अंदर कोई डूब रहा हो और उसको पहुंचाने के लिए वहां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पहुंचे भी और पहुंच के मदद न कर पाए, या जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अफसरों ने किया कि मतलब अफसरशाही का की खुमारी इतनी दिमाग में थी कि अपना ही कैलेंडर छपवा दिया। मतलब जिस फोटो पर आप योगी मोदी की फोटो डालते तो एक बार समझ में आता कि भाई सत्ता में है, अपनी ही फोटो डाल दी और अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी फोटो और अच्छी तरह से डाल दी, अभी कह दिया मुझे पता ही नहीं। दरअसल लोकतंत्र की परिभाषा को नौकरशाह समझ नहीं पा रहे। उनकी क्या लिमिटेशन है उन्हें समझना चाहिए। जनप्रतिनिधि का क्या प्रोटोकॉल होता है उसे भी समझना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें समझाने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि नोएडा आज हमारा फेस है, उत्तर प्रदेश का आर्थिक राजधानी है। वहाँ युवराज जैसी घटना हुई और उसके बाद में जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था बचाव का, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, वो सब गाजियाबाद से मांगनी पड़ती है, जबकि आज हम गाजियाबाद से काफी आगे निकल चुके हैं। तो अब युवराज तो चला गया, लेकिन जो कमियां थी वो सब सामने आ गई। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, प्राधिकरणों का जो स्ट्रक्चर है वो सब पुरानी सरकारों की देन है। ऐसे लोगों की वहाँ भर्तियां हो गई जिन्होंने उसे लूट का अड्डा बनाया। इसीलिए हमारी सरकार ने आते ही संशोधन किया उस एक्ट में। तो आप लोग इसकी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते। 8 साल से 9 साल से आप लोगों की सरकार है, 4-4 साल से ऑफिसर्स आपने पोस्ट करके रखे हैं आपकी सरकार ने, जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है। आपको देखिए, रेरा का गठन हमारी सरकार ने दिया। हजारों फ्लैट बायर्स जिन्हें लूट चुके थे बिल्डर, उन्हें उनका अधिकार हमने दिलाया। एयरपोर्ट जो इस प्रदेश के लिए गेम चेंजर है वो हम वहाँ बनवा रहे हैं और किसान उसमें सहभागी हैं। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमने 8 साल में कुछ नहीं किया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हमने 8 साल में वो किया जो आज़ादी के बाद से कोई सरकार नहीं कर पाई। हम प्रदेश की इकोनॉमी का माध्यम बन रहे हैं, एनसीआर को बना रहे हैं। सर, आज भी मायावती जी के समय यमुना एक्सप्रेसवे जब बन रहा था
और जेपी उसको बना रहे थे और इतनी बड़ी सड़क बनी। आज भी जो किसानों से वादा किया गया था, और आपका तो बहुत बड़ा इलाका उस क्षेत्र में पड़ता है, उस सड़क के किनारे किनारे, वो वादे आज तक पूरे नहीं किए। आपको पता है क्या किया था उस समय सरकार ने? किसानों से 800 रुपये मीटर में जमीन ली थी। अब आप दर्शकों को बताइए, ज्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि किस तरह से आंदोलन होते थे, कैसे किसान अपनी जान पर खेल के अपनी जमीन देखिए, बचाता ये था। एक खेल था तत्कालीन सरकारों का, जिसमें नौकरशाह शामिल थे, सरकार में बैठे लोग शामिल थे, और 800 रुपये बहुत कम पैसे में किसान की जमीनों को छीना जाता था। क्योंकि जो कानून था ब्रिटिश हुकूमत का 1894 का, उसमें अर्जेंसी क्लॉज लगाइए आप, किसान सीधा साधा होता है और जमीन को छीन लीजिए। तो ये जो लूट हुई थी, इसी के खिलाफ तो भट्टा पालसोल का आंदोलन हुआ था। तो जेपी ने क्या किया, उसे बहुत सारी जमीनें 800 रुपये मीटर में दी गई, उसने 40,000 रुपये मीटर में उसे बेचा। तो ये खेल अब तो नहीं चल रहा और हमारी आज सरकार में। कंपनी डिफॉल्टर हो गई। नहीं, वो तो अंत तो बुरा होना ही है ऐसे लोगों का। देखिए, जो अति करेगा या जो बिल्कुल नियम से अलग हट के चलेगा, उसका एक न एक दिन जरूर इंतजाम होगा। आज प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी नहीं है, उन्होंने बड़े घोटाले किए। आज मायावती जी भी नहीं है, और आज जेपी भी अपनी सारी प्रॉपर्टी जो उसने किसानों से सरकार के माध्यम से छिनवा कर अर्जित की थी, वो भी सब अब दूसरी एजेंसीज पर चली गई। तो एक ना एक दिन तो जरूर न्याय होता है। लेकिन अच्छा, अब जिसने जिसने उस वक्त पंचायत की थी, आपको याद होगा, क्योंकि आप उस आंदोलन का हिस्सा थे, शशांक शेखर सिंह और लक्ष्मी नारायण जी, चौधरी, ये लोग पंचायत करने सरकार की तरफ से जाते थे। शशांक शेखर तो इस दुनिया में नहीं रहे, और लक्ष्मी नारायण चौधरी तो आपकी सरकार में ही मंत्री हैं। तो दिक्कत कहाँ है? अब तो किसानों से मुख्यमंत्री स्वयं वार्ता करके उनकी वो तो समस्या, केवल जेवर के किसानों से मिलते हैं। नहीं, सबसे मिलते हैं। हम जेवर के साथ साथ पूरे जिले के किसान लाते हैं, और जो नोएडा के किसानों की मांग है वही जिला बुलंदशहर, वही गाजियाबाद। ऐसा नहीं है कि हम कोई अपने क्षेत्र के किसानों की, हम देखिए उत्तर प्रदेश के विधायक हैं हमारा। अब हमने लिफ्ट एक्ट बनवाया, तो क्या सिर्फ नोएडा के लिए बनवाया? उसका फायदा तो पूरे उत्तर प्रदेश को होगा ना। अब हम अग्निवीरों के लिए हमने सोचा, ये नौजवानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये बहकावे में आ गए थे, इनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हमने निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से कि इन बच्चों की नौकरी भी नहीं लगेगी, इसलिए ऐसा कोई जघन्य अपराध तो इन्होंने किया नहीं है, इनके मुकदमे वापस होने चाहिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है, जो भी समस्याएं हैं किसान का, अगर नोएडा में हित होगा तो उसका लाभ निश्चित तौर से पूरे प्रदेश के किसान को होगा। अगर हम नोएडा के किसानों के माध्यम से कोई आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो फिर पूरे प्रदेश के किसानों पर लागू होगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, हाईवेज निकल रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे से यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ा जा रहा है, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी दी जा रही है। हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा मुआवजे की पॉलिसी बने जिससे किसान घाटे में ना रहे, और उसकी जीवन यापन के लिए भी हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि खेती जाने के बाद में किसान स्किल्ड नहीं होता, हम ऐसे स्किल डेवलपमेंट केंद्र वहाँ बनवाएं, जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जिससे उन्हें, उनके बच्चों को वहाँ अच्छा रोजगार हाँ, मिल हम लोग कई सके। सारी तस्वीरें मैगजीन्स वगैरह में देखते हैं, कई बार ग्राउंड जीरो पर भी देखते हैं कि किसान ने अपनी जमीन दे दी, उसको बदले में फ्लैट मिल गया, पैसे मिले, उससे गाड़ी खरीद ली, और भी बहुत चीजें जुटा ली, लेकिन घर में संसाधन जुटा लिए, लेकिन एक्चुअली उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा। एक्चुअली उसके पास उन चीजों को चलाने के लिए कुछ नहीं बचा। मतलब गाड़ी चाहिए तो डीजल पेट्रोल चाहिए, घर को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह के जो चैलेंजेस, और खासतौर पर यूथ के सामने, जो जेवर, दादरी, नोएडा, बुलंदशहर, जो बात आप आज, ये जो पूरा इलाका है, जो अचानक, जहां पर पिछले 1.5-2 दशकों में काफी पैसा, पर ये दिखाई पड़ा कि एक डिस्क्रिमिनेशन भी आया। मतलब कुछ लोगों के पास बहुत पैसा आया और कुछ लोग मार्जिनलाइज होते चले। आपकी बात में काफी दम है। देखिए, मुआवजा जब मिलता है तो बहुत जल्दी खत्म होता है। जो होशियार किसान है, उन्होंने सबसे पहले किया, अगर उनकी 10 बीघे जमीन गई है तो उसके बदले में उन्होंने थोड़ा दूर 50 बीघे जमीन ले ली, तो ये उनकी रिकरिंग डिपॉजिट हो गई। बचे हुए पैसे से उसने गाड़ियां खरीदी, बढ़िया बंगला बनवा लिया। लेकिन अब गाड़ियों में तेल डालने के लिए पैसा कहाँ से आए, क्योंकि 50 बीघे से नहीं हो पा रहा।
इसलिए हम लोगों को चाहिए, ये बात जब हम अधिग्रहण करा रहे थे एयरपोर्ट के लिए, उस वक्त डिस्कशन में थी कि किसान अपने मिले हुए पैसे को जो मुआवजे का मिलता है उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, वो कैसे इन्वेस्टमेंट करे, उस दिशा में हम अभी आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन मेरा प्रयास है कि ये जो जिस तरीके के प्रकरण सामने आ रहे हैं, किसान का पैसा समाप्त हो गया, अब हम इसके लिए काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं मुख्यमंत्री को भी इस विषय में अवगत कराऊंगा, और जो भी प्राधिकरण या जो भी अथॉरिटी जमीनों का अधिग्रहण पूरे प्रदेश में कहीं करे, उससे पहले वो किसान किस तरीके से अपने पैसे का उपयोग कर सकते हैं जिससे उनका जिंदगी भर जीवन यापन चल सके, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरीके की ट्रेनिंग उन्हें दिए जाना बहुत जरूरी है। अरे एक चीज जो और देखने को मिलती थी, जैसे आपने भी जिक्र किया कि बड़ा क्राइम था उस इलाके में, बड़ी वसूली थी, बड़ी रंगदारी थी। और लोग अब भी कहते हैं कि जो रंगदारी वसूली अपराध करने वाला माफिया था, खासतौर पर एनसीआर के उस जोन का, वो दरअसल अब वो सिस्टम का हिस्सा बन गया। अब वो खनन का ठेका होगा तो उसी को मिलेगा या उसके आदमी को मिलेगा। बिल्डिंग मटेरियल जो वहां पर सप्लाई होगा तो उसी के लोग करेंगे। जो बिल्डर्स हैं उनमें, या कुछ बिल्डर्स बन गए, उनके पार्टनर हो गए। दरअसल वो रंगदारी नहीं करते, अब वो उनके पार्टनर हो गए, प्रोजेक्ट्स में पार्टनर हो गए। तो ये जो इस तरह का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्राइम का वहां पर जनरेट हुआ, और जिसके नाते गाहे बगाहे वहां आपराधिक घटनाएं देखने को मिलती हैं, इस पर लगाम क्यों नहीं लग पाया, और उसको लगाम लगाने के लिए आप लोग क्या करें? देखिए, ये बात मुझे कहनी तो ऑफ द रिकॉर्ड चाहिए, मेरी बात से बवाल भी मच सकता है, लेकिन मैं सच्चाई को छिपाता नहीं हूँ। एक बार एक मीटिंग थी, हम थे, मुख्यमंत्री जी थे और भी सब लोग थे, एक अधिकारी आए हुए थे बड़े। तो मैंने कहा कि ये यहाँ के डीएम रह चुके हैं, आप इनकी ड्यूटी लगाइए जो जल्दी एयरपोर्ट बने, और इन्होंने काफी गुंडे बदमाशों का इंतजाम किया है। तो बोले इन्होंने किस किस गुंडे बदमाश का, मैंने फिर कुछ उदाहरण दिए उसके बाद। और मैंने कहा महाराज, अब तो राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, क्योंकि अब तो कोई गुंडा बचा ही नहीं है जो किसी ना किसी तरीके से जुड़ ना गया हो किसी से। तो आपकी बात में सच्चाई है। इस तरीके के जो लोग होते हैं वो सत्ता के नजदीक आने के लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाते हैं। लेकिन फिर भी जो खुलेआम क्राइम होता था पहले, सड़कों पर गुंडागर्दी होती थी, आज जो जीरो टॉलरेंस है हमारी सरकार का, मुख्यमंत्री की जो नज़र है, अगर उसमें कोई चढ़ जाए इस तरीके की गुंडागर्दी तो निश्चित तौर से उसका इंतजाम होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ गलत मानसिकता के लोग धीरे धीरे सत्ता के नजदीक आने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ आए भी हैं और उससे वो फायदा उठा रहे हैं, कुछ काफी गहरे भी आए हैं। हाँ, वो चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक सामान्य सा विधायक हूँ, तो कुछ ऐसे सवाल आप मुझसे ना पूछें जिनका जवाब मैं दे ना पाऊँ। मैंने इशारे से आपको बता दिया, लेकिन आप इतना यकीन रखें कि अगर वो प्रदेश के मुखिया की नज़र में आ गया तो निश्चित तौर से ऐसे लोगों का खात्मा होगा। आप ये कह रहे हैं, पर आपकी पार्टी में तो मैं देख रहा हूँ बड़ी जाति गोलबंदी हो रही है। मतलब ब्राह्मण विधायक अलग, ठाकुर विधायक अलग, लोध विधायक अलग, कुर्मी विधायक अलग। ये जो पंचायत हो रही है, ये बीजेपी में पहले कभी नहीं दिखती थी इस तरीके से। पर ये जो गोलबंदी मीटिंग्स की होती है, और इसकी बड़ी चर्चा भी होती है, विधायक जी लोग भी बड़े फक्र के साथ इसको ट्वीट पर, इस पर, या जाकर के वहां भी कहते हैं कि हम फलाने जाति से, फलाने समुदाय से हैं और हमसे वीर कोई नहीं है, और हम दिखा देंगे, हमको अधिकार नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बातें कई बार हम लोग भाषणों में सुनते हैं। जातियों को माध्यम बना के राजनीति में आगे बढ़ना आज से नहीं, बहुत दिन से चल रहा है। लेकिन हम उस संस्कृति के लोग हैं जहाँ ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित व्यवस्था थी जाति की, और मुझे ऐसा लगता है कि जब उत्पत्ति हुई आदमी की, दो वंश चले, चंद्रवंश और सूर्यवंश, मुझे लगता है सभी जातियों का उसी से निकास है। जैसे राजा ययाति की पत्नी देवयानी शुक्राचार्य जी की पुत्री थी, वो ब्राह्मण थी, वो राजपूत थे, और भगवान श्री राम ने जिस तरीके से मर्यादाओं का पालन करते हुए हर वर्ग को साथ लेकर चलने की एक जो शिक्षा पूरे समाज को दी, तो मेरा उन सभी लोगों से ये कहना है कि ये देश हिंदुस्तान है,
इसकी संस्कृति हमें एक रखने की है, और हम इस देश को जब भी मजबूत बना सकते हैं जब बिना जाति के हम सब लोग साथ मिलकर इस देश के लिए काम करें। आपको लगता है कि इससे बचना चाहिए? निश्चित बचना चाहिए। पर आजकल विधायक बहुत मुखर हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायकों के डर से प्रभारी मंत्री या मंत्री लोग इलाकों में जाने से डर रहे हैं इस वक्त, और उसकी वजह ये है कि वो काम काज की रिपोर्ट और काम पूरे नहीं हो रहे तो आपको भी जवाब देना, विधायक को भी जवाब देना, जनता को, और मंत्री जी कम से कम विधायक को तो जवाब देना ही पड़ेगा। आपने एक बानगी महोबा में देख भी ली। हमें इस चीज से बचना चाहिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये देश सभी का है और हम सभी को मिलकर इस देश के लिए काम करना चाहिए, सभी वर्गों के लिए काम करना चाहिए। यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। इवन हमारी संस्कृति तो पर्यावरण और पशु पक्षियों को भी साथ लेकर चलने के लिए सिखाती है। तो अगर इंसानों में भेद होगा तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में जा रहे हैं, और हमें इस प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा। और आने वाले समय में नौजवान जो जेनजी आप कह रहे हैं वो जरूर बदलेंगे इसे। आपके इलाके में मंत्री लोग जाने से तो नहीं डर रहे हैं ना? मतलब कामकाज सही किया है सभी मंत्रियों ने आप लोगों के इलाकों में? नहीं, मंत्री से सीधे सवाल पूछते हैं। लोकतंत्र है हमारी पार्टी में। जो भी मंत्री जाता है उससे पूछते हैं हम, आप यहाँ आए हो, ये आपने ये काम किया है, किसानों के लिए आपने क्या किया, मजदूरों के लिए, जवाबदेही रहती है उनकी। और यहाँ भी ऐसा नहीं है, सत्ता पक्ष का विधायक होते हुए भी जनता से संबंधित कई मुद्दे सदन के माध्यम से भी सरकार के संज्ञान में लाए जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्री हमारे काफी सहज हैं, अगर उनके संज्ञान में लाया जाता तो उस पर कार्रवाई होती है। जल जीवन मिशन को लेकर के भी काफी बात है। जल जीवन मिशन मेरे जनपद में दरअसल काफी शहरी क्षेत्र हो गया, कुछ गांव बचे हैं। शिकायतें वहां भी आई थी जल जीवन मिशन को लेकर, सड़कें खोद दी। तो पिछली बार जब हमारी मीटिंग थी, प्रभारी मंत्री प्रत्येक माह लेते हैं, तो मैंने भी अपनी तरफ से अपने क्षेत्र में निर्देश दिए हैं कि आप मुझे सारे गांवों की, मैं खुद चलूंगा, चेक करके घर में पानी पहुंचा के दिखाएंगे। निरंतर गांव वालों से शिकायत आ रही थी, तो मैं आने वाले समय में इन गांव जाकर चेक करूंगा, अगर कोई कमी होगी तो उसे ठीक करा देंगे। अच्छा, दो कंप्लेन कही जाती है, एक तो ये जो पानी पहुंचने का, दूसरा कहा जाता है सड़कें खोद दी और उनको रिपेयर नहीं किया। कहा कि 6-7 साल से विधायक जी लोग मेहनत करके सड़कें ले आए, या आप सब सड़क ले आए होंगे, सड़क लाने में बड़ी दुश्वारियां थी, सिस्टम नहीं था, उस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना, बहुत सारी चीजें, चैलेंजेस थे पुराने। पर अब जब सड़क बन गई तो सड़क को खोद दिया। ये हम लोग बहुत पुरानी तकनीक की तरफ जा रहे हैं। अब पाइप डालने की तकनीक अंडरग्राउंड से भी आ गई है, मशीनें आती हैं जिससे आप पानी की पाइप हैं जैसे विदेशों में डलती हैं, कहीं सड़क नहीं खोदी जाती, और हिंदुस्तान में भी कई शहरों में पड़ती हैं। तो मैं अपने सरकार को ये भी संज्ञानित कराऊंगा कि देखिए अब सड़कें ना खोदी जाएं, और जहां सड़कें बन चुकी हैं वहां मशीनों के माध्यम से पाइप लाइनों को डाल दिया जाए। वो थोड़ी महंगी तो पड़ती है तकनीक, लेकिन जो शिकायतें आ रही हैं उसका तो निवारण होगा, सड़क भी नहीं खुदेगी। सर्वे हो रहा है इस वक्त, बहुत सारे फीडबैक्स लिए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से। कोई डर लग रहा है टिकट को लेकर के, पब्लिक के, वर्कर के परसेप्शन को लेकर के? 2027 अब बहुत नजदीक है। नहीं, डर इसलिए नहीं लग रहा, कोई राजनीति हमारा पेशा तो है नहीं, ना व्यापार है। राजनीति का तो हमारा जो मकसद था वो ये था, जिस जमीन पर, जिस मिट्टी पर जन्म लिया उसकी तरक्की हो। और 2017 के बाद मेरे क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी विधानसभा है जहाँ सबसे ज्यादा निवेश आया जेवर में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए। यही तो एक सपना होता है आदमी का। पार्टी फिर मौका देगी तो फिर और तेजी से विकास कराएंगे और लोगों की खुशहाली के रास्ते बनाएंगे। अगर पार्टी को लगे कि हम इस लायक नहीं हैं तो भी शहर स्वीकार करेंगे, क्योंकि सामाजिक जीवन है, फिर समाज की सेवा करेंगे, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। 2017 में 23,000 वोट से जीता था, दोबारा जनता ने 60,000 वोट से जिताया। आपके टिकट मिला तो 1.5 लाख वोटों से जीतूंगा। पिछली बार 60,000 वोट से जीते तो आप, और जनता ने भी आप पर भरोसा किया, पर बहुत सारे नेताओं को आप पर भरोसा नहीं था। कुछ लोग आपके टिकट कटवाने की भी बड़ी कोशिश की।
नहीं, मैं तो उनका भी सम्मान करता हूँ। मैं उनसे बाद में मैंने कहा साहब कोई मुझसे गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, मेरा तो मकसद सिर्फ क्षेत्र का विकास है, मैं राजनीति जानता ही नहीं हूँ। बस मकसद यही था कि वो क्षेत्र जहाँ के लोग रोजगार के लिए गुड़गांव दिल्ली जाते थे, मैं यहाँ पला बढ़ा तो कुछ ऐसा हो जिससे बाहर के लोग मेरे यहाँ रोजगार करने आए। तो मैंने तो इस मकसद से काम किया और उदाहरण पूरी दुनिया के सामने आज जेवर एक मुकाम हासिल कर चुका है। कोरोना के समय में भी जब दुनिया में निवेशक आने बंद हो गए थे, उस वक्त भी मेरे जेवर में निवेशक आ रहे थे। तो जेवर आज इस तरीके से आगे बढ़ चुका है कि कहीं ना कहीं देश के विकास का पहिया भी। अच्छा, एक चीज और देखने को मिलती है, आमतौर पर विधायकों को अफसरों से बड़ी शिकायत रहती है, पर मैं ये देखता हूँ खासतौर पर आपकी सोशल मीडिया से जो मेरा फीडबैक है, आप जनरली ऑफिसर्स तक लगातार पहुंचते हैं, यहाँ तक कि खोज खोज के मिलते हैं, कोई वैल्यूएबल पोजीशन पर है तो भी और नहीं है तो भी। ये किस बात की कोशिश होती है, चाहे लखनऊ में आप हों चाहे नोएडा में हो आप? मुझे लगता है कि ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है आपका मुलाकात का। नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, जब हम लोग क्षेत्र में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जिनका समाधान शासन से होना होता है। काम कराने के दो तीन तरीके होते हैं। आपको उस काम के बारे में क्या नॉलेज है, आप तथ्यात्मक अगर प्रस्तुतिकरण करेंगे तो सामने वाला मना नहीं कर पाएगा। और जो व्यवहार है वो हमें फ्री की नियामत है, हम अपने व्यवहार से भी बहुत से काम करा सकते हैं। जो सिस्टम चला आ रहा है आजादी के बाद से, और अंग्रेज जिस सिस्टम को छोड़ गए थे, हम चाहें कि उसे आमूल चूल परिवर्तित कर दें तो ये हमारी गलत पर ये फहमी वर्किंग का कौन सा कल्चर है? ये आपके पुराने पॉलिटिकल यानी कांग्रेसी कल्चर है वर्किंग का, या ये जो आपने बीजेपी को इस तरीके से आत्मसात किया, ये बीजेपी का कल्चर है काम करने? नहीं, हर आदमी का अपना अलग नजरिया होता है काम कराने का। जब हम सत्ता में नहीं थे उस वक्त भी कोई काम नहीं रुकता था, और प्रयास ये रहता है कि हम सही काम को आगे बढ़ाएं, गलत को अपने स्तर पर ही रोक देते हैं। और मैं नहीं समझता कि सही काम इस लोकतंत्रीय व्यवस्था में अगर आपको जानकारी है तो कोई रोक पाएगा। मंत्रिमंडल का भी विस्तार होने की बड़े लंबे समय से संभावना दिख रही है। आप कहीं देखते हैं कि आपने चूंकि इतना बेहतर काम किया है खासतौर पर एनसीआर में, आप अपनी विधानसभा को एस्टेब्लिश कर पाए, आपकी भी तमन्ना है कि आपको भी मौका मिले ताकि आप और बड़े कैनवास पर इसको तैयार कर पाए? देखिए, मंत्री कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं होता है। मेरी तो इच्छा है कि मैं क्षेत्र में ही रहूं, विधायक ही रहूं और लोगों की सेवा करूं। पार्टियां समय समय पर जिम्मेदारी देती है तो पार्टी का आदेश भी नहीं टाला जा सकता, लेकिन मैं अपने दिल की भावना बता रहा हूँ। 1 साल चुनाव में शेष रह गया, तो हम लोगों को क्षेत्र में रहना चाहिए। हम स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकते हैं, हर अधिकारी के पास जा सकते हैं, मंत्रियों से लड़ाइयां लड़ सकते हैं। फिर किससे लड़ाई लड़ेंगे जनता के लिए? तो किसी ने मुझे कहा था कि आप लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे। नहीं, वो लोगों ने एक चला दिया कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो पार्टी तय करती है ना। मैं विधायक से संतुष्ट हूँ पूरी तरीके से, और मैंने विधायक रहते हुए अपने क्षेत्र में पूरी आत्मीयता के साथ लोगों को जोड़ते हुए उनके विकास के रास्ते बनाए। हो सकता था मैं लोकसभा में जाके इतना नहीं कर पाता, मेरे बाद भी जेवर विधानसभा जानी जाएगी और वो विकास की उस मुकाम को हासिल कर चुकी है जहां से उसे आगे ही उद्घाटन कब करा रहे हैं आप जेवर एयरपोर्ट का? कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं। केंद्र सरकार का जो यहाँ से परमिशन मिलनी है, लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, थोड़े थोड़े सूझ रह गए थे। कहीं टावर नहीं था, कहीं दीवार छोटी थी, तो मुझे लगता है वो सॉर्ट आउट होने वाले हैं। जैसे ही हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी तारीख देंगे और हम तैयार हैं। एक क्रेडिट वॉर भी चलती है आरएलडी और बीजेपी के बीच जेवर एयरपोर्ट को लेकर के। कुछ आरएलडी के लोग ये कहते हैं कि हमारी वजह से, यानी हमारे वर्किंग के दौरान जब अजीत सिंह नागरिक उड्डयन मंत्री थे उस दौर में हमने ये इनिशिएट किया था, तो ये एक्चुअली क्रेडिट हमारा है।
और वो चूंकि जाटलैंड इलाका है लिहाजा हमने ये सब स्कीम्स लिया, या वो ठीक है कि आपके साथ हैं और कुछ समय पहले तक आपके साथ नहीं थे? नहीं, मुझे ये जानकारी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब नागरिक उड्डयन मंत्री थे उस वक्त, और ये तो पूरा पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। क्योंकि इसका कयास बहुत दिन से लगाया जा रहा था और 2013 तक तो इसका प्लान में भी नहीं था ये यमुना प्राधिकरण के। बस कहते थे कि जेवर में एयरपोर्ट बनना चाहिए। अखिलेश जी से फिरोजाबाद आगरा के बीच में ले जाना चाहते थे, लेकिन सही मायने में जब योगी आदित्यनाथ जी बने और विधानमंडल दल की पहली बैठक हुई, मैंने ही उनसे कहा था कि हमें 10 लाख रोजगारों का सृजन करना है, हमारे संकल्प पत्र में दिया हुआ है। आप जेवर से 10 लाख रोजगारों का सृजन कर सकते हैं एक एयरपोर्ट के माध्यम से। फिर बाद में हमारा डिस्कशन हुआ कि वहां तो पट्टा पार्सल जमीनें कैसे मिलेगी। हमने कहा बातचीत की जाएगी। मेरा मकसद ये था कि वहां विकास रुक सा गया था और कुछ भी नहीं था खेती के अलावा। तो खैर मुख्यमंत्री ने सारी चीजों को अपने हाथ में लिया और केंद्र सरकार से बात करके सब अपने योग्य अधिकारियों को लगाया, जिससे सारी मंजूरियां मिलती चली गई। और आप ये देखिए कि मुझे नहीं लगता कि मुआवजा बढ़ाने के लिए या किसानों की समस्याओं के लिए आज तक कोई मुख्यमंत्री किसानों से सीधा मिला हो। मुख्यमंत्री 4 बार किसानों से मिले। तो ये श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना चाहता हूँ, और है भी असलियत, इसमें कोई दो राय नहीं आप है। अभी कह रहे थे कि आप 1.5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। अब मेरे मन में ये प्रश्न है कि पूरी प्रदेश में SIR के माध्यम से वोट कम हुआ, तमाम सारे बड़े बड़े दिग्गज आशंकित हैं, उनकी विधानसभाओं से 30-30, 40-40% तक वोट कट गया है। लखनऊ जहां बैठे हैं 30-30%, 40-40% वोट कट गया है। आप कह रहे हैं जीत का अंतर बढ़ जाएगा, वहां 24 में प्रधानमंत्री जी के जीत का अंतर घट गया। तो ये मतलब अति आत्मविश्वास है या आपने काम किया है इस बात का भरोसा है? नहीं, कुछ तो मैंने अति आत्मविश्वास में भी कहा है, क्योंकि 1.5 लाख वोट काफी होती है। लेकिन SIR आप ये देखिए कि वोट परसेंटेज ही 60% हो पाता था। 40% वोट तो 40 में से 30% तो बोकस था, 10% डालते नहीं थे। तो अब जो परसेंटेज बढ़ेगा 90-95% जाएगा तो वोट तो उतना ही पड़ेगा। और जो वोट किसी वजह से रह गए वो फार्म 6 के माध्यम से धीरे धीरे बनाए जा रहे हैं। तो लेकिन जेवर चूंकि विकास की गति पकड़ी है, और मेरा तो एक ही मकसद है कि मैं सबको साथ लेके चलाऊं। मुझे हर जाति का वोट मिलता है, गुजर हो, जाट हो, दलित हो, मुस्लिम मुझे मिलता है काफी तादाद में। तो एक ऐसा जेवर हमने बनाने का प्रयास किया है जहां आपसी सामाजिक सौहार्द भी हो और किसान भी तरक्की में बराबर के सहभागी हों। तो उस जेवर की वजह से ये मेरा अपना मानना है कि वहां मैंने उनके बीच का व्यक्ति बनकर, विधायक बनकर नहीं, उनके सहयोग से इस विकास को आगे बढ़ाया है। और उस विकास की वजह से लोग समझते हैं, इसलिए मैंने आपसे ये कहा। लेकिन कुछ अति आत्मविश्वास भी था। नहीं, पर एक चीज जो कुछ और लोग कह देते हैं, खासतौर पर आपके इलाके के बहुत सारे BJP के नेता, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर भी मुझे मदद करता है आपके अपने व्यवहार या काम के नाते। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमको तो उनका वोट ही नहीं चाहिए, और आपकी पार्टी के लोग खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश का कहते हैं हमको तो मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, अगर हम सही लाइन पे ले आए, मुस्लिम जो भटके हुए लोग हैं, और दूसरा, अब तो मैं विधायक हूँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ अभी एक मुस्लिम लड़की आई थी जिसका उन्होंने दाखिला कराया। मैंने एक मुस्लिम परिवार को मिलाया जब सरकार बनी थी, तो उस वक्त एक बड़ी घटना हो गई थी हाईवे पे, तो उसके भी लिए बड़ी मदद मुख्यमंत्री जी ने की। आज हम विधायक हैं, हम सबके हैं। आज मुख्यमंत्री हैं, वो सबके हैं। हमारे दरवाजे पे जो भी आएगा, ये हमारा फर्ज है कि हम उसकी मदद करें। और मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी इस बात को बुरा मानती होगी कि सबको साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। वो तो कहते हैं वही बटेंगे तो कटेंगे, वो किसके लिए कहते हैं तो आप लोग। अब ये तो उन्हीं से पूछिए।
लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर मुझे मेरे क्षेत्र का मुस्लिम वोट दे रहा तो बुराई क्या, उसमें विधायक तो मैं वोटों से बनूंगा ना। एक आखिरी में सवाल की कौन सी ऐसी कसक अभी रह गई है जो धीरेन्द्र सिंह ये सोचते हैं कि थोड़ा और मौका मिलता, इस टेन्योर की बात कर रहा हूं, तो ये काम भी। देखिए, हमें हेल्थ को बहुत ज्यादा सुदृढ़ करना एक मेरा मकसद है, और एजुकेशन। दूसरा, मैं ये चाहता हूं जो हमारे यहाँ तीनों प्राधिकरण है उन पर अंकुश लगना चाहिए। प्राधिकरण बन गए, उनका काम सिर्फ जमीन की खरीद फरोख्त नहीं होना चाहिए, उन्हें वो सारी जिम्मेदारियां देनी चाहिए जो पंचायत व्यवस्था समाप्त होने से वहां ध्वस्त हुई हैं। हमारे प्राधिकरणों को हेल्थ को भी अपने हाथ में लेना चाहिए, प्रदेश सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे प्राधिकरणों को एजुकेशन को अपने हाथ में लेना चाहिए, ये सरकार की पहली प्राथमिकताएं होती हैं। कोई गरीब आदमी को ब्रेन हेमरेज हो जाए तो वो 50 लाख रुपए में प्राइवेट अस्पताल में कहां से लाए? ठीक बात। प्राधिकरण इस लायक हैं, वो डॉक्टर भी रख सकते हैं, अच्छे अस्पताल भी बना सकते हैं, और जो ब्याज वो अर्जित कर रहे हैं अपनी एफडी पे, उसी से चल जाएंगे अस्पताल। एजुकेशन के लिए वो बढ़िया इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। क्यों उत्तर प्रदेश सरकार पे आश्रित हैं? सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या स्वच्छ भारत अभियान हो, उन सारी योजनाओं को वो स्वतः लागू कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आमदनी के स्रोत मजबूत हैं। तो मेरी ये कसक जरूर रह गई है कि एक तो इन्हें उत्तरदायी बनाया जाए, और जो सरकार पर अनावश्यक बर्डन पड़ रहा है स्वास्थ्य का और शिक्षा का, वो भी इन्हीं के जिम्मे किया जाए। एक चीज जो मैं मुख्यमंत्री से जब मिला था तो मैंने भी निवेदन किया था, जो मुझे लगता है कई सारे विधायकों को लेकर के भी उनको भी कष्ट होगा इस बात को लेकर के, ये जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मदद मिलती थी स्वास्थ्य सेवाओं में, इनकी जो रकम है थोड़ी घट गई है। ये करीब 1.5 लाख के आसपास का कैप जैसा लग गया है। अमूमन कैंसर के पेशेंट या हार्ट पेशेंट जो है वो इनका कई गुना खर्च कर रहे हैं, और ये अचानक लगा है, मतलब ये पहले नहीं था। और आयुष्मान कार्ड को लेकर के भी कई सारे चैलेंजेस। मैंने भी उनसे, जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने निवेदन किया था कि सर, मुझे लगता है कि जैसे आपने इसको लेकर के दरियादिली दिखाई थी एक दौर में, क्योंकि ये सबकी मदद की चीज है। हो सकता है हमारे स्टाफ में कोई हो सकता है बाहर कोई व्यक्ति मिल जाए, हम लोग भी किसी किसी के लिए मदद करने के लिए कह पाते थे किसी से, पर वो अचानक रुका है। मुझे लगता है ये दर्द आप लोगों को भी होगा, आप लोगों के इलाके में भी लोग होंगे जो आपसे मदद मांगते होंगे। ऐसा नहीं है, देखिए कुछ तो अस्पतालों ने गड़बड़ शुरू कर दी। मान लो किसी के इलाज में 1 लाख रुपया खर्च होना, उसने 4 लाख का एस्टीमेट दे दिया। ये सारी चीजें संज्ञान में आई, और मैंने तो कई कैंसर पेशेंट को कई कई किस्त मुख्यमंत्री से दिलवाई है। मान लो एक वित्तीय साल में अगर उसका एस्टीमेट आया 4 लाख का, तो 2 लाख इशू हुए, वो पैसा खत्म हो गया। फिर दूसरी वित्तीय वर्ष में मैंने प्रार्थना की कि अभी इनकी जिंदगी खतरे में और इलाज बाकी है, तो वो दूसरे वित्तीय वर्ष में भी हो जाता है। अब ये आप बता दीजिए विधायकों को कि ये क्या खास बात है कि मतलब धीरेन्द्र सिंह जी जो चाहते हैं, वो सबके लिए होता है। मनीष असीजा हमारे विधायक हैं, वो फिरोजाबाद सबसे ज्यादा लाभ फिरोजाबाद। लेते हैं इस चीज का। हम लोग भी जो भी दरवाजे पे आ जाता है उसे पूरी कोशिश करते हैं, और ये भी हम टाइम भी बाउंड करते हैं। अगर कोई बहुत ही ज्यादा ऐसा पेशेंट है जैसे तुरंत आवश्यक है कि 8 दिन में कराएंगे, उसमें हम खुद पैरवी करते हैं। और हमने ये भी निवेदन किया है वित्त मंत्री से कि आप जो है विधायक निधि का दायरा बढ़ा दें। अभी हम 25 लाख तक मुझे लगता है कि विधानसभा खत्म होते होते इस बार भी आप लोगों का विधायक निधि का दायरा थोड़ा तो बढ़ नहीं, विधायक निधि नहीं बढ़वा रहे, मेडिकल जरूरतमंद लोगों को पैसा हम ज्यादा दे पाए। देखिए, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो मरणासन्न है, तो उसे इलाज की तो अब जरूरत है, और हम उसे 8 दिन बाद पैसा दें। अभी एक व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज हो गया, बहुत गरीब आदमी था, अस्पताल का बिल बैठ गया 8 लाख रुपए का, उन्होंने इलाज करना बंद कर दिया। और मैंने उसे अपनी निधि से 5 लाख ही मैं एक बार में दे सकता हूँ। मैंने लेटर इशू करा तो प्रशासनिक स्तर पर देरी हुई,
मैंने उनसे कहा भाई ये मर जाएगा जब आप पैसा रिलीज करोगे, तो इस प्रक्रिया का फायदा क्या हुआ? तो जो प्रक्रिया वो 10 दिन में अडॉप्ट करते हैं, उन्होंने 2 दिन में ही पैसा रिलीज कर दिया। तो ऐसा नहीं है, हम ये भी चाह रहे हैं कि लोगों को मदद मिले, जैसे मुख्यमंत्री सबकी मदद करते हैं, हमारी भी लिमिट अगर बढ़ जाएगी तो हम जल्दी से लोगों की जिंदगी बचा पाएंगे उस पैसे से। ठीक बात है। तो ये थे धीरेन्द्र सिंह जी, जेवर के विधायक, और एक बार फिर चूंकि 2027 के चुनाव हैं तो फिर वो मैदान में होंगे। न्यूज रूम में आज हमारे गेस्ट थे वो, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, खासतौर पर ये स्वास्थ्य वाली बात। अगर आपको भी किसी मदद की जरूरत हो तो जरूर आप इनके दरवाजे पर गुहार लगाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव अब बिल्कुल सर पर है, चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, और इसी कड़ी में बहुत सारे विधायक, बहुत सारे मंत्री, विपक्ष के नेता सब पूरा दमखम लगाए हुए ताकि अगली विधानसभा में भी वो तीसरी बार, दूसरी बार, चौथी बार चुन करके आए। धीरेन्द्र सिंह जी से हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका भी कोई सवाल हो तो आप बताइएगा, हम उन तक जरूर पहुंचाएंगे, और सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आप तक जवाब भी पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर।